Hello dear students, I am back again with another lecture of cell cycle cell division. Last lecture में हम लोग interphase stage cover किए थे. We saw कि how a daughter cell covers G1, enters into S and then finally comes out from G2. It was seen कि जब daughter G1, S और G2 कर लेता है, it prepares itself to become a mother so that it can proceed for actual phase of division, that is M phase, and divide itself again to produce daughter cell. और यही preparatory phase दो successive M phases के बीच में आते हैं जिसका नाम हम लोग interphase दिए थे. बट मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ कहा था कि बाई डिफ़ॉल्ट कोई भी सेल जब प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको जीवन में घुसा दिया जाता है. लेकिन मान लो अगर उसको एग्ज़ाम ही नहीं देना है, याद है ना, एम फेज इज इक्विवेलेंट टू एग्ज़ाम. अगर उसको एग्ज़ाम ही नहीं देना है तो वो फिर प्रिपेयर करके करेगा क्या? इसी वजह से दैट सेल कम्स आउट फ्रॉम G1. NCERT says it exits G1 and it enters into a temporary inactive stage. टेम्पोररी इनएक्टिव स्टेज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस स्टेज में सेल प्रिपेयर भी नहीं करेगा, डिवाइड भी नहीं करेगा. और याद रखोगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टेम्पोररी क्यों? सेल अभी पर्टिकुलरली इस फेज में घुसा है, जब चाहे तब इस फेज से निकल के इट कैन रिटर्न अगेन टू G1. और इस टेम्पोररी फेज का, इस इनएक्टिव स्टेज का नाम हम लोग G0 फेज देंगे. G0 फेज, ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव और क्विसेंट स्टेज. Mostly, two types of cells enters into G0 phase. First to enter is non-dividing cells, the cells which do not divide. Some of the non-dividing cells include heart cell, nerve cell. Along with non-dividing cells, remember there are some occasional dividers. The ones which divides occasionally, that means they do not divide always. ऐसा कुछ cells present है body में जो सिर्फ इंजरी के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, जब नीड आएगा तब डिवाइड करता है. जैसे मान लो इफ द सेल्स आर डाइंग और द सेल्स आर इंज्योर्ड, टू रिप्लेस दोज इंज्योर्ड और डेड सेल सम हेल्दी सेल्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड, तब वो सेल डिवाइड करने घुसते हैं. उनको हम लोग ओकेशनल डिवाइडर्स कहते हैं. तो ओकेशनल डिवाइडर्स ओकेशन में डिवाइड करते हैं, बाकी टाइम कहाँ पे रहते हैं? बाकी टाइम इस फेज में रहता है, this inactive stage or quiescent stage. So basically this stage is not meant for all cell, it is meant for non-dividing cells and occasional dividers when they are not in the stage of division. इस stage में basically होता क्या है? Such cells, that means the cells which has been written above, non-dividing and occasional dividers, such cells enters into this inactive stage. That is, they exit G1 and enters into G0. अब डियर स्टूडेंट्स इस लाइन पे फोकस करो. एग्जिट G1 से निकल के G0 में जा रहा है, इसका मतलब G1 में पहले था, अभी G0 में जा रहा है. तो G0 की पोजीशन कहाँ हुआ?
G1 के बाद. This was one of the previous year question कि G0 की positioning actually हमें कहाँ पे करना चाहिए. Remember that this G0, it comes after G1. सेल इस पर्टिकुलर केस में कैसा कंडीशन पे प्रेजेंट है. रिमेंबर, इन G0 सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. भले ही हम लोग उसको इनएक्टिव कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं सोचना है कि वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है. जीने के लिए उसको जो जो चीज़ें करना पड़ेगा, एवरीथिंग इट इज़ डूइंग. बस वो प्रिपेयर नहीं कर रहा है, वो डिवाइड नहीं कर रहा है. तो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, और तब तक वो प्रोलिफरेट या डिवाइड नहीं करेगा जब तक उसका बुलावा नहीं आएगा. आई सेड यू ना, अंडर स्पेशल ओकेशंस ओकेशनल डिवाइडर्स डिवाइड. जो नॉन डिवाइडिंग है उनका तो डिवीजन का कभी कंडीशन आएगा ही नहीं. लेकिन जो ओकेशनल डिवाइडर्स है वो स्पेशल ओकेशन पे जब उनको बुलाया जाएगा तब वो प्रोलिफरेट करेगा. तब तक के लिए वो G0 फेज में रहेगा. तो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव but no longer proliferate or divide unless called upon to do so. So you have to be very careful in remembering what is the activity of the G0 stage. कि G0 stage is not meant for all, it's meant for non-dividing and occasional dividers. Cells after entering into G1, they are actually exiting G1 and then they are entering into G0. The cell is metabolically active but it do not proliferate unless called upon to do so. G0 फेज खत्म होते ही इंटरफेज के तीनों फेजेस हम लोग कवर कर लिए. गैप 1 सिंथेसिस एंड गैप 2 फेज फॉलोड बाय G0 फेज. इसके बाद हम लोग एक ऐसा फेज में एंटर करेंगे विच इज कॉल्ड एज M फेज. ये जो M फेज है ना डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन, जहां पे सेल डिवाइड करके 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगी, एंड द सेल नंबर विल इंक्रीज करस्पॉन्डिंगली. इसीलिए एनसीईआरटी ने एम फेज को कहा है सेल डिवीजन प्रॉपर, एंड इट लास्ट्स ओनली अबाउट एन आवर. सिर्फ 1 घंटा के लिए चलता है. इट लास्ट्स ओनली अबाउट एन आवर. द फेज वेयर एक्चुअल सेल डिवीजन विल टेक प्लेस. माय डियर स्टूडेंट्स, एम फेज का फुल फॉर्म लिख लो, माइटोसिस फेज. इस फेज में सेल अपने कंपोनेंट्स को, अपने ऑर्गेनल्स को रीऑर्गेनाइज करता है. Reorganize doesn't means destruction, it means disintegration. Now what is the difference between disintegration and destruction? Destruction मतलब तुमने तोड़ के ख़त्म कर दिया और टूटा हुआ चीज़ दोबारा वापस नहीं आएगा. लेकिन disintegration का मतलब है तुमने तोड़ा है टाइम बीइंग के लिए, लेकिन तोड़े इसलिए हो ताकि तुम दोबारा जोड़ सको in some other cases, in some other way, in order to form a new structure. तो ये बेसिकली रीमॉडलिंग हो रहा है सेल का, रीमॉडलिंग. और हर स्टेज में ना सेल तरह तरह की चीज़ों की डिसइंटीग्रेशन करेगा और अपना अपीयरेंस तो ऐसे बदलेगा एवरी स्टेज में, बिल्कुल जैसे ड्रामा में कैरेक्टर बदलने से हम लोग कपड़े बदलते हैं. डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, तुम लोग कभी ना कभी कोई ना कोई इंग्लिश ड्रामा या हिंदी ड्रामा या कोई भी ड्रामा तुम लोग देखे हो. देखना कैरेक्टर बदलते ही जो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है, कैरेक्टर चेंजेस, कपड़ा चेंजेस. जैसे ड्रामा में कपड़े बदलते हैं कैरेक्टर के बदलने के साथ साथ, वैसे ही सेल इधर अपना बिहेवियर चेंज करते ही अपने अपीयरेंस को बदल देता है. इसीलिए तो एनसीईआरटी राइट्स दिस लाइन
It is the most dramatic period of cell cycle. It is the most dramatic period of the cell cycle. इस फेज में अगर स्टूडेंट्स ये एग्जाम में असर्शन के हिसाब से दिया जाए, रीज़न लिख लेना. रीज़न मैं बता दे रही हूँ इन माई नेक्स्ट लाइन. दैट इज एज virtual reorganization of components of cell occurs during this stage. और ये वर्चुअल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि तुम्हारे आँखों के सामने ये चेंजेस नहीं होगी, तुम्हें चेंज्ड चीज़ दिखाई देगी. Don't think that every disintegration will occur in front of your eyes. It will happen. You will just be able to see the result. जब हम लोग आँखों के सामने कुछ भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, we just say the word virtual. Hence, such a line has been used. Furthermore, you have to remember, ये जो M phase के जो events है, इसमें देखा जाता है a mother cell divides and produces 2 new daughter cells. लेकिन मदर के पास अगर डिवीजन से पहले 46 क्रोमोसोम्स है, तो शी ट्रांसफर बोथ द डॉटर्स 46 क्रोमोसोम. इसका मतलब इन दिस केस द डॉटर और द प्रोजेनी सेल receives the same number of chromosome to that of the mother or the parent cell. इसीलिए तो माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन. So my dear students, you have to remember why mitosis is called equational division. Reason लिख लेना. It is referred as equational division because the daughter or progeny cell exactly receives same number of chromosome to that of parent or mother cell. So you have to remember this is the basic reason. माइटोसिस की जो स्टेजेस है वो हम लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू नहीं करेंगे. वी विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग माइटोसिस की 2 की इवेंट्स को डिस्कस करेंगे. वन इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस. द अदर इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस. अगले लेक्चर में. दैट्स ऑल. थैंक यू ऑल ऑफ यू.